हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक को आगे हल कर रहे हैं। दोस्तों आज हम अध्याय 1 से प्रश्न क्रमांक 16 को हल करेंगे प्रश्न बैंक की। दोस्तों इससे पहले मैंने 15 तक के प्रश्नों को हल कर दिया है सही विकल्प सहित। दोस्तों आपको रटना नहीं है, विकल्प को हल करके देखना है जिससे आपको आसान लगे, याद भी हो जाए और आपको आसान लगे। तो चलिए आज हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 है। तो प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उसने हमें बोला है 4 की घात n 4 की घात n पर हमें विचार करना है। n जो है एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? जो 1 से लेके अनंत तक जाती है। तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है? जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। अब यदि मैं 4 की घात n में n का मान यदि मैं 1 रखूं तो क्या लिख सकता हूं? 4 1 का 4। अब 4 का मैं आवाज गुणनखंड में तोड़ूं तो 2 गुणित 2 आएगा। अब 4 की घात 2 यानी कि n का मान मैं 2 लिखूं तो 4 गुणित 4, फिर से तोड़ूं तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 आएगा, यानी कि आ जाएगा 4 चौके 16। अब यदि मैं 4 की घात 3 लिखूं, मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणित 2, इसको 2 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2। अब दोस्तों उसने बोला है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखो दोस्तों, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है, तो वो हो सकती है 10, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो अब हम यदि देखें तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 5, 20 को 2 गुणित 2 गुणित 5, 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 10, तो 3 गुणित 2 गुणित 5, फिर 40 को मतलब 2 गुणित 2 गुणित 10, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। अब आप देखिएगा 10 के आवाज गुणनखंड में कितना आ रहा है? 2 गुणित 5, जबकि हमारे 4 के आवाज गुणनखंड में क्या है? 2 गुणित 2। यदि किसी भी संख्या का, यानी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती तो उसके आवाज गुणनखंड में 5 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। 4 में तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 4 के आवाज गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, चार की घात n का आवाज गुणनखंड क्या हो सकता है? आवाज गुणनखंड क्या हो सकता बोलिएगा? 2 गुणित 2, पूरी की घात क्या हो जाएगी? n क्या है? प्राकृत संख्या। हम n का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक का। जबकि देखिएगा आप, हमने क्या देखा कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके आवाज गुणनखंड में कितना आना चाहिए? 5। यहाँ हम देखते हैं इसमें कितना आ रहा? 2 ही आ रहा, तो 5 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? जबकि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 5 पूरी की घात n के रूप में होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 4 के आवाज गुणनखंड में 2 गुणित 5 है क्या? नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? पता है, यानी कि कहने का मतलब इस 4 की घात n, मतलब 4 का n का मान 1 रखे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा? 4।
4 की घात 2, n का मान कितना रखे 2, तो कितना प्राप्त होगा, तो 4 गुणित 4, तो इसमें आप देखिए 4 चौके 16, तो इसका इकाई का अंक कितना है 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अतः 4 की घात n 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 16 का हल था। देखिए कहने का मतलब ये है कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में कितना है 2 गुणित 2, और जबकि कोई भी प्राकृत संख्या जिसके इकाई का अंक कितना 0 हो, मतलब अंतिम अंक कितना हो 0, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है 2 गुणित 5, तो 5 होना चाहिए, तो वो समाप्त होगी 0 पर। तो 4 की घात n में हम देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास कितना है 2 गुणित 2, तो क्या लिख सकते हैं, अतः 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 16 था। अब हम प्रश्न क्रमांक 17 करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 17 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 है, सिद्ध करो कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि जो कर्णी 2 हमें दी गई है वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम कैसे करते हैं सॉल्व। हम मानते हैं कि ये जो कर्णी 2 है एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिए कर्णी 2 जो एक है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या की जगह हम क्या माना हमने, परिमेय संख्या है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए माना कि कर्णी 2 बराबर a/b। हमने कर्णी 2 बराबर क्या लिख लिए, a/b, और जहाँ b बराबर नहीं होगा किसके, 0, क्योंकि हर कभी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट के रूप में चले जाती है। अब क्या लिखेंगे, जहाँ a व b पूर्णांक हैं, वो धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक पूर्णांक हैं, व a व b में इसको लिख लेते हैं तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने देखा भी, इसके हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या करा, हमने माना है कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। a और b क्या है, यहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा a और b में क्या है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं, कर्णी 2 बराबर क्या लिए हमने, a/b। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, कर्णी 2 पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, a/b पूरे का वर्ग। तो वर्ग से कर्णी कटती, तो कर्णी 2 बराबर तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग से कर्णी कट गई तो 2 बचा, तो a का वर्ग बटे क्या हो जाएगा, b का वर्ग। अब तिर्यक गुणा 2b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, a का वर्ग। तो हम इसे लिख सकते हैं a का वर्ग बराबर 2b का वर्ग। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे a का वर्ग जो है, आता है जो 2 है, आता है 2 a स्क्वायर को क्या करता है, को विभाजित करता है किसको, a के स्क्वायर को। तो जो 2 होगा, तथा फिर क्या लिख सकते हैं, तो
2 जो होगा एक को भी क्या करेगा, एक को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1, और ये हमारा समीकरण 2। हमने क्या करा, करनी 2 बराबर ए बटे बी लिए, दोनों पक्षों को हमने क्या किए, वर्ग किए, तो वर्ग से करनी कट गई तो क्या बचा 2, तो ए स्क्वायर बटे क्या हो गया बी स्क्वायर, हमने तिर्यक गुणा किए तो 2b का स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2b स्क्वायर। अब हमने देखा कि जो 2 है वो ए के स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, तो जो 2 है तो वो ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं a बराबर 2k लेते हैं, a बराबर कितना रखेंगे, हम 2k रखेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो a का मान कितना रखना 2k, पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, k का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2k का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर बराबर 2k का वर्ग, यहाँ पे देखेंगे आता है जो b है, यानी कि जो 2 है b के स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो 2 b स्क्वायर को क्या करता है, को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 2 जो होगा b को भी क्या करेगा, विभाजित को भी विभाजित करेगा। जब 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 बी को भी विभाजित करना चाहिए। अब हमने क्या देखा, ये हमारा समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अब समीकरण क्या 2 व 3 से स्पष्ट है कि, आप देखिए स्पष्ट है कि हमने पहले ही देखा था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त हमारा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारा 2 और 3 में क्या आ रहा है 2 आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब गुणनखंड में कितना प्राप्त हो रहा है हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो हम समीकरण 2 व 3 से क्या स्पष्ट है कि ए व बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। क्यों विपरीत है, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त, भाई हमने पहले ही लिख चुका है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी कल्पना के विपरीत है। क्यों विपरीत है, क्योंकि हमने पहले ही लिख चुका है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने यहाँ पे पहले ही लिख चुका है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन आ कितना रहा है हमारा, यहाँ पे हमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो हमारी जो कल्पना के विपरीत है, और यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने माना था करनी 2 एक परिमेय संख्या है कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अतः कलनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिए कि कलनी 2 एक अपरिमेय संख्या। फिर से देखिए आप, सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है कि कलनी 2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, a बटे बी या p बटे क्यू के रूप में हम लिखते हैं। तो जहाँ b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तथा a और b क्या है, पूर्णांक है, वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं। तथा a और b में क्या है, एक के अतिरिक्त कोई अभिन्नष्ट गुणनखंड नहीं है। अब हमने क्या लिए, इसको लिए, इसका हमने क्या किए, दोनों पक्षों का वर्ग किए और वर्ग से कलनी कट गई, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आया। हमने त्रिक गुणा किए किसका, बी का, तो 2 एकम 2, तो 2b स्क्वायर हो गया बराबर 2a स्क्वायर। अब हमने इसको समीकरण 1 दिए। अब दोस्तों जब आता है 2 जो है ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2 जो होगा वो a को भी विभाजित करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण कितना दे दिए, 2 दे दिए। अब हमने क्या करें, a बराबर 2k माना। अब इसका मान जो 2k का मान हमने समीकरण 1 में रखा, a की जगह में। a का मान कितना है, 2k पूरे का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4 और 2b का स्क्वायर, तो ये कट गया 2 दूनी 4, तो 2k स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम b जो है यानी कि 2 जो है b के स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करता है, तो 2 जो होगा b को भी विभाजित करेगा। अब हमने पहले ही देखा था कि a और b में एक के अतिरिक्त हमारा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, लेकिन हमारा यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने और कुछ माना था, लेकिन कितना रहा, 2 आ रहा है। यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कलनी 2 को एक परिमेय संख्या माना है, इसीलिए यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि कलनी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसी कारण हम बोल सकते हैं कि कलनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 18 था। अब हम 17 था, अब हम 18 करेंगे। तो 18 में हमारा है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि कलनी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, आपको यहाँ सिर्फ क्या करना है, कलनी 3, यहाँ भी कलनी 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और b पूर्णांक हो जाएंगे, तथा a और b में क्या रहेगा, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3। कुछ नहीं करना, सेम एक क्वेश्चन यदि बन गया तो पूरे क्वेश्चन सेम ही करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 जो है a के वर्ग को विभाजित करता है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा आपका। अब देखो a का मान कितना है, a स्क्वायर बराबर 3b का, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, k का वर्ग बराबर यहाँ आ जाएगा 3, 3b का वर्ग, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा 3k का वर्ग बराबर b का स्क्वायर। अब b क्या करेगा, 3 जो है b के स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 3 से हमें क्या, 2 और 3 से प्राप्त हो रहा है कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड अब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, कलनी 3 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 17 है, यहाँ भी लिख देंगे कलनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना, कहीं कहीं मान भर चेंज करना है आपको। यदि आपको वीडियो में पसंद आ रही है मैथ, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों हम 11 12 के भी मैथ्स के वीडियो लाएंगे, अभी हम उसके सूत्र अपलोड कर रहे हैं सर समीकरणाएं, उसके बाद हम फिज़िक्स भी करेंगे आने वाले समय में, बस तैयारियां चल रही है। अब हम क्या करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा 18 था, अब हम करते हैं 19 नंबर। तो चलिए उसे करते हैं। दोस्तों अब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि 7 कलनी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वही माना कि 7 कलनी के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो हम इसे a/b यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 करने के अंदर 5 बराबर हो जाएगा a/b, और जहाँ b बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। और यहाँ a, जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ a व b पूर्णांक हैं व a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, जब नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अब 7 करने के अंदर 5 बराबर a/b। अब हम क्या कर सकते बताइए, हम इस 7 को गुणा से भाग में लेके जाएंगे, मतलब करनी 5 बराबर क्या लिख सकते, a/b, और ये आ जाएगा भाग में। तो a/, कितना हो जाएगा, 7b, मतलब करनी 5 बराबर आ गया a और a/7b। अब दोस्तों क्योंकि a/7b, अब दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम क्या करते हैं p/q के रूप में लिखते हैं, और ये हमारा p/q के रूप में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि a/7b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b क्या हैं, क्योंकि a व b पूर्णांक हैं। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, इसलिए करनी 5 एक परिमेय संख्या है, किंतु अब हमने पहले ही सिद्ध कर चुका है कि करनी 5 जो है एक अपरिमेय संख्या। जब हमने देखा कि करनी 2 और करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार हम करनी 5 को भी सिद्ध कर सकते हैं। किंतु हम क्या लिख सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम ये जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्योंकि ये हमारी विरोधाभास त्रुटि के कारण होता है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ था कि क्या लिख सकते हैं कि 7 करनी के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 करनी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कारण होता है कि हम मानते हैं कि 7 करनी एक परिमेय संख्या है। 7 करनी के अंदर 5 एक परिमेय संख्या। दोस्तों फिर से देखिए, मान लेते हैं कि हम ये एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं,
7 करने के अंदर 5 बराबर a बटे बी। a बटे बी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो परिमेय संख्या के रूप में आ रही है। जहाँ b बराबर नहीं होगा 0 के, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है। a तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अभिन्नस्थ गुणनखंड नहीं। अब हम क्या करें, ये 7 को गुणा से भाग में लेगा तो क्या आ गया? a बटे 7 b आ गया। क्योंकि जहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ a बटे 7 b एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक है, इसलिए करनी 5 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। सीधी सी बात है। अब परंतु हम जानते हैं कि हमने पहले ही देखो हमने सिद्ध किया है कि करनी 2 करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी वीडियो में भी। तो करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कर होता है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 करने के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 19 था। प्रश्न क्रमांक 19 था। अब हम प्रश्न क्रमांक 20 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।